हेलो दोस्तों, ब्यूरोक्रेट्स.इन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 27 नवंबर की द हिंदू की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल जीडीपी से संबंधित है। जीडीपी में दूसरे क्वार्टर में 7.5% का संकुचन देखा गया। 7.5% का संकुचन देखा गया। पहली तिमाही में भी 23.9% का संकुचन देखा गया था। क्योंकि यह आंकड़े जीडीपी की स्थिर कीमतों पर जारी किए जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जीडीपी क्या है। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद का आशय एक वर्ष के दौरान किसी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का हुआ कुल उत्पादन है। जाहिर सी बात है कि एक वर्ष के दौरान, एक वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष हो सकता है वह, और जीडीपी एक भू आबद्ध संकल्पना है। अब इसका क्या आशय है? भू आबद्ध संकल्पना का मतलब है कि एक देश के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितना भी उत्पादन होता है उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। उसके बाहर जो भी उत्पादन हुआ होता है उसको हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, भले ही वह उत्पादन भारतीयों या फिर भारतीयों से जुड़े किसी भी तबके द्वारा किया गया हो। जबकि हम लोग भारत में जो उत्पादन हुआ है वह चाहे विदेशी फर्म के द्वारा किया गया हो या भारतीय फर्म के द्वारा किया गया हो, उसको अपनी जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक, तो यह मतलब होता है जीडीपी की भू आबद्ध संकल्पना से। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब स्थिर कीमतों पर जीडीपी क्या होती है? तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी में एक बेस ईयर माना जाता है। एक बेस ईयर माना जाता है जिसके आधार पे हम लोग कीमतों को निर्धारित करते हैं। जबकि वर्तमान कीमतों पर जीडीपी में वर्तमान वर्ष के मूल्य के हिसाब से आंकड़े जारी किए जाते हैं और इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव सम्मिलित रहता है। जबकि स्थिर कीमतों पर मुद्रास्फीति का जो प्रभाव होता है वह नगण्य या शून्य होता है। वह कैसे दोस्तों? वह ऐसे कि अगर मान लो हम लोगों को 2020 में दालों का उत्पादन, कितना उत्पादन हुआ, और हम लोगों को अपनी जीडीपी का आंकड़ा लेना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 2011 जो कि बेस ईयर है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग उत्पादन को मापेंगे। जैसे मान लीजिए दालों का हम लोगों के यहाँ पे 100 क्विंटल उत्पादन हुआ और 1 क्विंटल दाल की कीमत 100 रुपये है। मान के चलिए, आप लोगों को कोई सिर्फ ये सिंप्लीफाइड करने के लिए हम बता रहे हैं। तो दालों का जो उत्पादन हुआ वो 10,000 रुपये का उत्पादन हुआ। ठीक, 10,000 रुपये का उत्पादन हुआ। इसमें हम लोगों ने जो 100 कुंटल लिया वह वर्तमान का उत्पादन है, और जो 100 रुपये है, जो कीमत है 1 क्विंटल दाल की, वह हम लोगों ने 2011 के अकॉर्डिंग लिया। तो यह होता है स्थिर कीमतों पर जीडीपी का आकलन। और वर्तमान कीमतों पे क्या होता है कि वर्तमान कीमतों पे, जैसे मान लीजिए वर्तमान कीमतों पे दालों का जो उत्पादन है वह 100 क्विंटल हुआ, लेकिन वर्तमान में 1 क्विंटल दाल की कीमत है 120 रुपये। तो 120 रुपये जब दाल की कीमत होगी तो यही उत्पादन आपका 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों का अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों के जमानत के अधिकार की रक्षा की पैरवी की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेस से कहा है कि वह आम लोगों की या जो सामान्य लोग हैं उस तबके के अधिकारों की आप रक्षा करें, उसकी जमानत के अधिकार की, उसकी स्वतंत्रता के अधिकार की आप लोग रक्षा करें। यह चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन सिर्फ प्री के साथ साथ ये मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता चंद लोगों को प्राप्त उपहार नहीं है, पहला ये कथन जो कहा है, और दूसरा है एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित करना एक दिन भी बहुत अधिक है। मतलब आप किसी को एक दिन के लिए भी अगर स्वतंत्रता से वंचित कर देंगे तो वह भी बहुत अधिक है, वह एक दिन से भी अधिक है। ज्ञातव्य है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 21 स्वयं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कहता है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है विधि के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक, कुल मिला के इसके लिए बच्चन सिंह केस बहुत इम्पोर्टेंट था, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं यह कहा था कि अगर मृत्युदंड देना है, यानी किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है, तो वह रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट का मतलब है कि बहुत बहुत जो परिस्थिति हो, बहुत अधिक जटिल हो, जब कोई क्राइम ऐसा हुआ हो जैसा क्राइम कभी हुआ ही ना हो, वैसा अगर क्राइम हो, तो उस दौर में हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से भी व्यक्ति को वंचित कर सकते हैं। तो ये हुई बच्चन सिंह की बात। बच्चन सिंह वाद की बात, बच्चन सिंह वाद आप याद रखना कि यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो क्राइम है उसको इसने संदर्भित किया था। ऑल इंडिया किसान सभा ने किसानों पर पुलिस कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार की निंदा की। तो हम लोग अगली खबर पे बढ़ रहे हैं, तो जानते हैं कि यह ऑल इंडिया किसान सभा क्या है, इसका इतिहास क्या है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। तो बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा आंदोलन उद्भूत हुआ था, जिसका ध्येय था जमींदारी उन्मूलन करना। क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे और जो जमींदार थे वो जमींदारी एसोसिएशन, तमाम एसोसिएशन बना के अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसमें न केवल राजाओं महाराजाओं बल्कि जमींदारों ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस आंदोलन को, उस क्रांति को पीछे करने में, और जो भारतीय हैं उनको एक नव्य वर्ष की आगामी गुलामी देने के लिए। तो जो किसान थे वो जमींदारों से खासा नाराज थे। तो 1930 के समय जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर आ रही थी, उस समय जमींदारी उन्मूलन करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को एकजुट किया और 1929 में बिहार प्रांत किसान सभा का गठन किया। तो ऐसे समय में जब जमींदारी के विरुद्ध आंदोलन तेज हो रहे थे, तो उसी समय में 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो ऑल इंडिया किसान सभा है या अखिल भारतीय किसान सभा है, इसके निर्माण को स्वीकृति मिली। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, वह फेमस था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के पास आने में, और दूसरा जो कांग्रेस के दो धड़े हो गए थे, जो एक दक्षिणपंथी धुरी थी, वह गरम दल था और नरम दल था। तो गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। 1916 का जो कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन था उसमें ये समझौते हुए थे। जो 1936 का लखनऊ अधिवेशन था उसमें ऑल इंडिया किसान सभा के निर्माण को स्वीकृति मिल रही है। तो ये दो अधिवेशन कांग्रेस के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा आंदोलन को उद्भूत किया था, तो स्वामी जी को उसका पहला अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके अलावा कौन कौन लोग जुड़े थे इस संगठन से, तो वह थे NG रंगा, EMS नंबूरीपाद, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। ऐसी फेमस हस्तियां इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। अब आपने देखा होगा कि UPSC में 2018 में एक प्रश्न आया था कि हिंद मजदूर सभा से निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे। उसमें 4-5 व्यक्तियों के नाम थे, 3 या 4 व्यक्तियों के नाम थे। तो हो सकता है कि कल के दिन ऑल इंडिया किसान सभा से कोई क्वेश्चन आ जाए और स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ आपको NG रंगा, EMS नंबूरीपाद, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव जैसे नाम देखने को मिल जाए। तो इन नामों को आप याद रखना। तो बाद में जब इसका इतिहास बनता है तो बाद में इसके सदस्य कांग्रेस से दूर हो गए और समाजवाद से, यहाँ पे समझावाद गलत लिख गया है, समाजवाद से इसका तारतम्य बैठता चला गया और 1942 में आखिरकार भारतीय साम्यवादी दल ने इसको अपने अंतर्गत ले लिया। फिर बाद में जब भारतीय साम्यवादी दल का मार्क्सवादी साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन हुआ, मार्क्सवादी और लेनिनवादी, तो उस समय एक दल
तो इसके दो दल हो गए। तो एक ऑल इंडिया किसान सभा साम्यवादी दल से आज भी जुड़ी हुई है और दूसरा साम्यवादी दल मार्क्सवादी दल से जुड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है GMRT को मिला ख्यातिलब्ध IEEE माइलस्टोन स्टेटस। अब ये GMRT क्या है? तो GMRT अर्थात जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे में 45 मीटर व्यास के 30 परावैगनी रेडियो दूरबीनों की एक सारणी है। परावैगनी रेडियो दूरबीनों की एक सारणी है। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि परावैगनी रेडियो दूरबीनों की सारणी है तो ये क्या काम करती होगी? ये सिग्नल्स का आदान प्रदान करती होगी। अब IEEE माइलस्टोन स्टेटस क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है। विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन। PCS में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन कौन है? तो आपको जवाब देना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। GMRT कहाँ पे अवस्थित है? तो GMRT पुणे में अवस्थित है। अब ये संगठन है जो वह क्या है देखिए, यह संगठन विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जुड़े सभी क्षेत्रों के तकनीकी उन्नयन हेतु समर्पित है। यानी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसके लिए यह संगठन कार्य करता है बेसिकली। अब चलिए आगे देखते हैं कि इस संगठन में क्या जो माइलस्टोन कार्यक्रम है वह क्या है। इस संगठन का IEEE माइलस्टोन कार्यक्रम उन तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करता है जिनका वैश्विक व क्षेत्रीय प्रभाव हो। यानी वैश्विक स्तर पे उसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो या क्षेत्रीय स्तर पे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हो, ऐसी उपलब्धियों को यह IEEE माइलस्टोन कार्यक्रम सम्मानित करता है। अब क्या भारत के कुछ और योगदानों को भी यह स्टेटस मिल चुका है? तो हाँ, 2 भारत के वैश्विक योगदानों को यह स्टेटस मिल चुका है और जो यह अभी मिला है वह तीसरा है। जगदीश बसु का रेडियो तरंगों के बनने और उनके रिसेप्शन के प्रदर्शन के लिए उनको यह स्टेटस दिया गया था और सर CV रमन के प्रकाश के प्रकीर्णन के अवलोकन हेतु यह स्टेटस भारत को दिया गया था, IEEE माइलस्टोन स्टेटस। ठीक, अब चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सी स्पार्कल समुद्री खाद्य श्रृंखला को करता है प्रभावित। CFRI ने यह बताया है कि जो सी स्पार्कल है यानी समुद्री चमक है वह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती है। अब कैसे प्रभावित करती है? तो नॉक्टिल्यूका सिंटिलेंस नाम का एक बायो संदीपक पुंज है जो अपने से एक अमोनिया का बहुत अधिक जहरीला स्तर स्रावित करता है, जिस कारण से जो फूड चेन होती है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, मरीन खाद्य श्रृंखला या समुद्री खाद्य श्रृंखला होती है, वह प्रभावित होती है। अभी हाल ही में कर्नाटक में यह घटना देखी गई, कर्नाटक तट पे यह घटना देखी गई। यह अति सूक्ष्म शैवाल जिन्हें डायटोम्स कहते हैं को तट से विक्षेपित कर देते हैं। ध्यातव्य है कि यह शैवाल समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार माने जाते हैं। तो यह जो पुंज है वह करता क्या है बेसिकली? वह क्या करता है कि जो समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधारभूत तत्व हैं, जो अति सूक्ष्म शैवाल हैं जिन्हें डायटम्स कहते हैं, डाईएटम्स कहते हैं, उन्हें तट से विक्षेपित कर देता है। अब कोई भी जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का बेसिक फूड है, अगर आप उसको ही तट से विक्षेपित कर दोगे तो जो उसके आसपास के जीव हैं, जो समुद्री जीव हैं, वह उस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वह उनसे दूर चला गया, समुद्र के दूसरी तरफ तट पे चला गया, तो उस वजह से वह लोग भोजन के अभाव में मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे। तो यही बेसिकली जो जहरीला पुंज है वह बड़ी मात्रा में मछलियों और समुद्री अकशेरुकियों की मृत्यु का कारण बनता है। ठीक, वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि यह जैव संदीपक है, उससे रात्रि में भी समुद्री जल में चमक रहती है। संदीपक क्या होती है? वास्तव में जो लोग जो तत्व बिना प्रकाश के चमकते हैं उन्हें संदीपक कहते हैं, ल्यूमिनेसेंट कहते हैं उन लोगों को। या फिर जो जैव संदीपक होते हैं वह बिना प्रकाश के चमकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संदीपक होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ता है तो वह कुछ देर के लिए चमक उत्पन्न करते हैं, जैसे कि रेडियम। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस
जो जैव संदीपक है उसके बारे में यह कहा जाता है कि यह स्वयं कोई विष उत्पादित नहीं करता है, बल्कि अमोनिया को विषाक्त स्तर तक अपने अंदर संचित कर लेता है और फिर जब निष्कासन करता है तो वही निष्कासन समुद्री जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। अब यह विष उत्पादित नहीं करता है तो इसका शिकार कौन करता है? इसका शिकार जेलीफिश या साल्प करते हैं। साल्प बेसिकली समुद्री जीव होते हैं, अकशेरुकीय जीव होते हैं जो इस जैव संदीपक को खाते हैं। ठीक। नॉक्टिल्यूका स्केंटेलेंस पादप और जंतु दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब यूपीएससी में जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अगर आपको यह जो जैव संदीपक है अगर वह भी किसी दिन को प्रश्न में दिख जाए तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। कल के दिन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित रहे नॉक्टिल्यूका स्केंटेलस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन होगा कि यह विष उत्पादित करता है, इसके कारण बड़ी मात्रा में समुद्र में मछलियों और अकशेरुकियों की मृत्यु हो जाती है। तीसरा, यह पादप और जंतु दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो यह विष उत्पादित नहीं करता है। ठीक, यह आप लोग ध्यान रखिए। यह पादप और जंतु दोनों की तरह व्यवहार करता है और इसके कारण यह जो अमोनिया को विषाक्त स्तर तक संचित कर लेता है उसके निष्कासन के कारण समुद्री जीवों की मृत्यु का कारण बनता है यह। ठीक, और ये भी ऑप्शन दिया जा सकता है कि यह इसका शिकार कोई नहीं करता है, तो यह भी एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अब कल मिलते हैं हम लोग कल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ, और यूं ही बने रहिए bureaucrash.in के साथ और कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।